मेरा मेरा हो गया अभी, आई एम डन। तो अब तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनेगा। पूरा जीवन तो तूने सुनी नहीं, पर अब तुझे सुनना पड़ेगा। जो पूरे जीवन की भड़ास है ना अंदर जमा रखा रखी है, उसे निकालने का टाइम आ गया है। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करें। ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं। जब मैं फर्स्ट क्लास में था, करीब 6-7 साल का, उस समय पढ़ाई में बहुत वीक था मैं। पढ़ने लिखने में काफी दिक्कत आती थी, मार्क्स नहीं आते थे। लेकिन इससे ज्यादा बुरा पता है क्या था, कि पढ़ने लिखने में खराब होने की वजह से साला कोई क्लास में दोस्ती ही नहीं करता था। क्योंकि उस समय जो हमारी क्लास टीचर थी, उसने हमारी क्लास में ये बोल रखा था कि जो भी इस लड़के से दोस्ती करेगा वो बच्चा फेल हो जाएगा। और ये भी कहा कि इसकी संगत ठीक नहीं है। मेरी संगत ठीक नहीं है। एक फर्स्ट क्लास का बच्चा, उम्र में है 6 या 7 साल, और प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूं मैं, क्योंकि समाज के लिए तो प्राइवेट स्कूल एक जन्नत है। तो एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा जो अच्छी फैमिली नहीं, जो एक अच्छे ठीक ठाक घर से आता है, जिस बच्चे को अपनी उम्र के बच्चों से बात करने में भी नहीं आती, वो बिगाड़ेगा दूसरे बच्चों को। और ये सारी बातें ना मैंने अपने पापा को बताई कि मुझे स्कूल में कैसे ट्रीट किया जाता है। तो पहले तो 2 थप्पड़ मारे, नहीं शायद 3, अच्छे से याद नहीं, पुरानी बात है ना, पर 2-3 थप्पड़ मारे मुझे, क्योंकि उस दिन मैं किसी टेस्ट में शायद फेल हो गया था। लेकिन मुझे उनके थप्पड़ से ज्यादा बुरा पता है क्या लगा? उनका जवाब। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही रहोगे ना तो कोई दोस्ती नहीं करेगा तुझसे, पढ़ाई लिखाई पे कोई ध्यान दे, वरना सारा जीवन अकेले ही रहना पड़ेगा। बेसिकली वो ये बताना चाहते थे कि इस दुनिया में रिश्ते मार्क्स देख के बनते हैं, मार्क्स देख के। वो पहली बार था जिस समय मुझे ये लगा कि मैं बहुत ज्यादा अकेला हूं। मुझे अकेलापन महसूस हुआ पहली बार लाचार सा महसूस हुआ। पहली बार ऐसा लगा कि मुझे समझने वाला कोई नहीं है। और ये जो लाचारी और अकेलापन की फीलिंग थी, ये ना शायद कम से कम पूरे 1 साल तक रही मेरे अंदर। 1 साल तक मैं ये फीलिंग लेके घूमता रहा। पर मुझे थोड़ी उम्मीद मिली जब मैंने एक फिल्म देखी है, अपना क्या नाम था, तारे ज़मीं पर। हाँ, तारे ज़मीं पर। दरअसल उस समय किसी ने मेरे पापा को बोला कि बच्चों की फिल्म है, अच्छा मैसेज देती है, ले जाओ दिखाने अपने बेटे को। और मेरे पापा ने मुझे वो फिल्म दिखाने ले गए। और पता नहीं कैसे, लेकिन वो पहली और आखिरी बार था जब मेरे पापा ने मुझे एक बाप की तरह ट्रीट किया, जल्लाद की तरह नहीं। पर खैर, उन्होंने मुझे वो फिल्म दिखाई और उसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये ईशान अवस्थी तो मैं ही हूं, क्योंकि उसके कैरेक्टर में और मेरे कैरेक्टर में तो बहुत सिमिलरिटीज है। वो पढ़ाई में कमजोर था, मैं भी वैसे कमजोर ही था। उसे पढ़ने लिखने में दिक्कत आती होती थी, मुझे भी होती है। उसके माँ बाप उसे नहीं समझते, मेरे भी नहीं समझते थे। हाँ, पर उसकी माँ उसे जरूर समझती थी, पर मेरी माँ तो चलो छोड़ो। तो गिन चुन के यही था कि मेरे में और ईशान अवस्थी में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज थी, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी थे। क्योंकि क्या नाम था उसका, आमिर खान का, उस फिल्म में, हाँ, अपना राम शंकर निकुंज जैसा एक अच्छा बच्चों को समझने वाला, जो बच्चों को एक टीचर की तरह नहीं दोस्त की तरह समझाने वाला टीचर जो उसको मिला था, जो टीचिंग को अपनी जॉब नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता था, उसे ऐसा टीचर मिला। और वो देख के ना मुझे भी देख के ऐसा लगा कि शायद कभी तो मुझे भी ऐसा कोई टीचर मिलेगा जो मुझे समझेगा, जो मुझे एक स्टूडेंट की तरह नहीं एक दोस्त की तरह समझेगा, और जो मेरे साथ साथ मेरे माँ बाप को भी समझाएगा। तो वो फिल्म देख के ना मुझे थोड़ा सा ऐसा होप मिली कि आगे चल के मुझे ऐसा कोई टीचर मिलेगा और मेरी लाइफ में सब ठीक हो जाएगा। और पापा ने भी वो मूवी देखी, मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया वो मूवी देख के, पता नहीं क्यों।
लेकिन मैं थोड़ा खुश था, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे साथ भी तो वही सब हो रहा है जो ईशान अवस्थी के साथ हुआ था। उसको भी बोर्डिंग स्कूल भेजा गया और मुझे था कि कोई राम शंकर निकुम जैसा टीचर मिलेगा जो मुझे समझाएगा, तो मैं चला गया बोर्डिंग स्कूल। थोड़ा और खुश हो गया क्योंकि मेरे साथ भी सेम चीजें होने लगी ईशान के साथ जो होती थी बोर्डिंग स्कूल में। जैसे बोर्डिंग स्कूल के स्टार्टिंग में उसको टीचर्स डांटती थी, गलतियों पे हाथ पे स्टिक मारती थी, कभी कभी तो चाटा भी, और रोने पर और ज्यादा मारती थी। क्लास में अगर बैकबोर्ड के अलावा कहीं और भी देखा तो दूर से चौंक फेंक के मारती थी। टफर, इडियट, स्पॉइल ब्रैट, बास्टर्ड, बेवकूफ, कुछ ऐसे शब्द मेरे लिए डेली यूज होते थे। सारा कुछ सेम ही था मेरे और ईशान की लाइफ में, पर मुझे घर की और माँ की याद नहीं आती थी, क्योंकि माँ को कुछ नहीं पता मेरे बारे में कि मैं अंधेरे से भी डरता हूं और कहीं ना कहीं उसकी थोड़ी परवाह भी करता हूं। और पापा उनकी तो सिर्फ गाली और मारी याद आती थी। कभी झूला नहीं झुलाया ना उन्होंने, तो घर की तो बिल्कुल याद नहीं आती थी। और ऐसे ही देखते देखते 6 महीने निकल गए और मैं अभी भी वेट कर रहा हूं उस राम शंकर निकुम का अपनी लाइफ में आने के लिए, पर कोई नहीं आया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, और वेट कर लेंगे। और इस दौरान मैंने अपने हाथ पर पेन से तारे जमीन पे भी लिखा था, मुझे याद है, क्योंकि मेरी फेवरेट फिल्म थी उस समय की। तो मैंने वो तारे जमीन पे अपने हाथ में लिखा। खैर फिर 6 महीने और निकल गए, 1 साल हो गया, पर कोई टीचर नहीं आया। मेरी उम्मीद थोड़ी कच्ची होने लगी, पर फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो ऐसे ही 1 साल और निकल गया, पर कोई राम शंकर निकुम नहीं आया। और अब मेरी उम्मीद भी ऑलमोस्ट टूट चुकी थी। जिन टीचर्स की डांट, मार, ताने में चुपचाप सह लेता था, उनकी बातें भी अब चुभने लगी थी। उम्मीद ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। और एक दिन हमारे स्कूल के कुछ सीनियर लड़के हमारे बेडरूम्स के वॉशरूम में आए। उन्होंने शायद ड्रिंक भी करी हुई थी। तो वो लोग आए तो वो सारे वॉशरूम के गेट को खोल खोल के देखने लगे और हंस रहे थे। जब आखिरी वाले गेट के पास वो पहुंचे तो वो दरवाजा बंद था। तो वो समझ गए कि अंदर कोई है, और रात के शायद 1:30 बजे हुए थे। और सारे मेरे जो रूममेट्स थे वो सो रखे थे, मैं वॉशरूम में था। तो जब उन्हें पता लगा कि अंदर कोई है, उन्होंने जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। और वॉशरूम थोड़ा ना हमारे बेडरूम से दूर था, इस वजह से उन्हें शायद कोई आवाज नहीं सुनाई दी होगी। उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद खुद ही दरवाजा खोल दिया, और वो थी मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक। क्योंकि उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, वो उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ा, मुझे जमीन पे फेंका, और पहले तो बहुत गालियां दी, बहुत गंदी गंदी गालियां दी। पर उनकी सारी गालियां सुन के मुझे बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि कुछ गालियां वो मेरे माँ बाप को भी दे रहे थे, जो कि सुन के मुझे अच्छा लग रहा था। लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरे को खड़ा किया, मेरे सारे कपड़े उतार दिए, और पहले सबने मुझे एक एक करके थप्पड़ मारना शुरू किया। और उन्हीं में से एक ने मेरे हाथ पे तारे जमीन पे लिखा हुआ देख लिया, जो मैंने अपने ही पेन से खुद लिखा था। तो उन्होंने अपने फोन था, उनके पास एक छोटा सा फोन था, उस पर गाना लगाया, बम बम बोले, और मुझे नाचने के लिए कहा। वैसे तो वो बम बम बोले गाना सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, काफी लाइट हार्टनिंग सा है, काफी फन टाइप है, पर मेरे लिए वो मेरा नाइटमेयर बन चुका है। वो फिर थोड़ी देर बाद जब उनको मेरा डांस पसंद नहीं आया, तो शायद उन्होंने मेरे को ऊपर ठंडा पानी फेंक दिया। जो इंसिडेंस हो रहा था ना मेरे साथ, तब दिसंबर का महीना चल रहा था, और जो मेरा बोर्डिंग स्कूल था वो भी कसौली में था, और वहां तो पता ही होगा तुझे कितनी ठंड होती है। खैर उसके बाद उन्होंने मुझे फिर से जमीन पे पटका और अंधाधुंध लातें मारनी चालू कर दी, और फिर वो वहां से
चले गए और वहीं पर मैं बेहोश हो गया करीब 3 घंटे तक। 3 घंटे के लिए मैं वहां बेहोश हुआ। उसके बाद भी जब मुझे होश आया तब मुझे उठाने वाला कोई नहीं था। मुझे खुद ही उठना पड़ा। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और दर्द कर रहा था और शरीर से काफी गंदी बदबू आ रही थी। जब खड़ा हुआ तो पता चला कि उन्होंने बेहोशी की हालत में मेरे ऊपर पेशाब किया था जब मैं बेहोश था। तो मैं खड़ा हुआ, मैंने अपने आप को संभाला। मैं रो भी नहीं पा रहा था, लगता है शायद मेरे आंसू भी जम गए थे। और मैंने जल्दी से अपने आप को फ्रेश किया और वहां से बाहर निकल गया और पास के एक बगीचे में जाके बैठ गया। रात के समय, कुछ सुबह के 5 बजे थे। मैं बोर्डिंग स्कूल के बाहर वाले बगीचे में जाके बैठा। वहां सामने मैंने एक वाटरफॉल देखा, तो मैंने उसके पास जाकर उसके पानी से अपने हाथ पे जो तारे जमीन पे लिखा था ना, उसको मिटाना चालू किया और बड़ी जोर जोर से खरोता उसे। और तब तक खरोता जब तक वो अच्छे से मिट नहीं गया। गुस्सा भी तो निकालना था कहीं पे, निकाल दिया। और फिर मैं उस रात उसी बेंच पे सो गया और जब आंख खुली तो देखा सूरज उग गया। मैं 5 मिनट तक उस बेंच में बैठा रहा। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि क्लास भी तो जाना है, तो जल्दी से दौड़ा मैं स्कूल की तरफ। और जब मैं वहां पहुंचा, मैंने देखा कि पुलिस की एक गाड़ी वहां खड़ी थी और साइड में मेरे पापा की भी कार खड़ी हुई थी। मैं थोड़ा घबरा गया। जब गेट के थोड़े पास पहुंचा तो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे देखा और जल्दी भागता हुआ मेरे पास आया, मेरे सर पर एक टपली मारी और मुझसे पूछा कि कहां गए थे तुम? सब सुबह से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे मम्मी पापा आए हुए हैं। फिर वो मुझे प्रिंसिपल के पास ले गया। और अब अगर कोई और माँ बाप होते ना, तो वो अपने बच्चे को देख के बहुत खुश हो जाते, उसे गले लगाते और प्यार से पूछते कि बेटा कहां गए थे। लेकिन मेरे माँ बाप ऐसे थोड़ी ना। उन्हें मैं जल्लाद कहता हूं, साला मेरी माँ आती है मुझे और जोर से चाटा मारती है सबके सामने। और पापा शांत बैठे थे पर उनकी आंखों में गुस्सा दिख रहा था मुझे। और बाद में फिर बड़े गुस्से में उन्होंने मुझसे पूछा कहां गए थे। और मैं सहमा हुआ था उस समय और बस यही सोच रहा था कि पिछली रात मेरे साथ इतना बुरा हादसा हुआ, लेकिन मेरे माँ बाप को कुछ जानने की इच्छा नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं क्यों किया ऐसा। पता है आज भी मुझे किस बात का बुरा लगता है कि मुझे रात को ना 4-5 लड़कों ने मिलकर मारा, गालियां दी, मेरे कपड़े उतारे, मुझसे पेशाब की। इन बातों को उतना बुरा नहीं लगता, इन बातों को सोच के, जितना बुरा मुझे ये सोच के लगा कि वो समय ये बात मैं अपने माँ बाप को नहीं बता सकता था, कि वो समझेंगे ही नहीं। खैर उसके बाद मुझे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया, ये कह के कि मैंने स्कूल बंक करा है। और मैं स्कूल बंक करके आधी रात को बाहर चला गया था। पूरे रास्ते आते समय ना पापा कुछ नहीं बोले और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि पापा शायद कुछ वक्त के लिए मुझे समझ गए हैं, वो मेरी सिचुएशन को समझ रहे हैं। लेकिन जब घर पहुंचे तब रियलाइज हुआ ऐसा कुछ नहीं था। एक तो मेरे बाप ना पुलिस वाला है, गन भी है उसके पास। उनका एक चांटा इतनी जोर से लगता है ना कि आदमी हिल जाता है। और उस दिन तो उन्होंने कम से कम मुझे शायद 45 से 50 चांटे लगाए होंगे, जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूं, कि जैसे मेरे से कोई बहुत बड़ा गलती हो गई, क्राइम हो गया। और वैसे गलती तो मुझसे हुई थी, गलती मुझसे हुई थी कि मैं ऐसे झल्लाद माँ बाप के घर में पैदा हो गया। उस दिन दूसरी बार मुझे अपने जीवन में ऐसा लगा, वो अकेलापन महसूस हुआ, कोई उम्मीद नहीं दिखी, वही लाचारी, वही कोई समझने वाला मुझे, वही सब कुछ दोबारा होने लगा। फिर उसके बाद पापा ने
थोड़े कांटेक्ट लगा के मुझे पास के एक स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया और मुझसे कहा कि अगर फिर से मैंने ऐसा कुछ किया, मैंने ऐसी कोई शैतानी करी स्कूल में, तो मेरी खैर नहीं। फिर वहां पे साल बिता के और कैसे ना कैसे करके मैंने अपने आप को पास कराया। उस साल वो क्लास में पास किया। लेकिन एक दिन ना जब मैं स्कूल से वापस आया तो मैंने देखा कि सोफे पे मेरी दादी बैठी हुई है और उन्होंने जैसे ही मुझे देखा मुझे आके गले लगा लिया। इतने सालों में पहली बार किसी ने मुझे गले लगाया और बेटा बुलाया। दादी हमारे घर रहने के लिए आई थी। बहुत सालों से उनसे बात नहीं हो पाई, वो गांव में रहती थी ना। और दादी को वहां देख के बहुत खुश हुआ मैं। मुझे लगा कि शायद दादी अब यहाँ रहेंगी तो मैं शायद ये मेरे माँ बाप से ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, शायद मेरे माँ बाप मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे दादी के आने से। और ऐसा ही हुआ मेरे लिए, मेरे पापा से, मेरी मम्मी से। इनफैक्ट एक बार तो मेरे स्कूल में भी आ गई थी दादी लड़ने के लिए। मुझे तो लगा कि मैं दोबारा सस्पेंड हो जाऊंगा, पर बच गया था। और दादी हमारे साथ 6 महीने के लिए आई थी घर पे। और मेरे ना वो 6 महीने मेरे जीवन की सबसे बेस्ट थे वो दिन, जहां इतने सालों में मुझे पहली बार फील हुआ था कि मेरी एग्जिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है, कि किसी को मेरी परवाह है, कोई समझता है, कोई मेरी भी चिंता करता है, कोई मुझसे भी प्यार करता है। मैं दिल से हंसना शुरू कर दिया था। मैंने दिल से हंसना, मैं खुश रहने लग गया था। और फिर से उम्मीद जगी कि ऐसा लगा कि अगर ईशान के पास राम शंकर निकुंज सर थे तो मेरे पास भी तो मेरी दादी है। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। और एक दिन मुझे दादी ने बताया कि उन्हें मोर का पंख बहुत पसंद है। पता है थोड़ा अजीब है, लेकिन वो एक्चुअली उन्होंने बताया कि जब दादाजी, जब उनकी नई नई शादी हुई थी तो दादाजी थे वो उनके लिए मोर का पंख लाते थे। अब गांव देहात का यही कल्चर है, गांव देहात में बुके या चॉकलेट दिए नहीं जाते। पर दादाजी जब से शहीद हुए थे जंग में, तब से दादी जी को किसी ने कभी कोई मोर का पंख ला के नहीं दिया। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पैसे जमा करके दादी को एक मोर का पंख ला के दूंगा। तो मैंने पैसे जमा करने चालू किया और 2 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे पास ठीक ठाक पैसे हो गए थे। तो मैंने स्कूल से वापस आते हुए स्टेशनरी से एक पन्ना लिया, बड़ा खूबसूरत सा एक पन्ना लिया, उस पे मोर का पंख मैंने चिपकाया और साइड में ग्लिटर्स लगा के बड़ा प्यारा सा अच्छा से डेकोरेट करके उस पे दादी का नाम लिखा और वो दादी को गिफ्ट करने वाला था। और मैं बहुत खुश था और मैं बहुत एक्साइटेड था। पर जब मैं घर पहुंचा, मैंने देखा कि हमारे घर के आगे कुछ लोग खड़े हैं। जब मैं गेट के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि मम्मी और पापा रो रहे हैं। थोड़ा घबराया और मैं अंदर गया और मैंने देखा कि दादी सफेद कपड़े में सो रही है। और मैंने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था, मतलब पहले मैंने किसी की डेथ वगैरह, ऐसे कोई डेथ सेरेमनी कुछ ऐसे अटेंड नहीं की थी। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा अभी तो देखा था मैंने दादी को सुबह पूजा करते हुए सुबह। फिर मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी क्या हुआ दादी को? मम्मी ने कहा कि तेरी दादी हमें छोड़ के चली गई। पता है दादी की वजह से ना मैंने खुल के हंसना शुरू किया था, लेकिन उस दिन उन्हीं की वजह से शायद पहली बार मैं खुल के रोया भी। बहुत रोया मैं उस दिन, इतना कि मुझे चक्कर आ गया। मैं वहीं पे बेहोश हो गया और जब आंख खुली पता चला कि दादी का अंतिम संस्कार हो चुका है। मेरा वहां होना जरूरी तो था, पर आप पता ही है कि मैं इस घर में जब जरूरी नहीं हूं तो वहां मेरे को क्यों लेके जाएंगे। उस रात पापा मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी दादी को ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम थी। एग्जैक्टली नहीं बताया क्या था, बट ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम थी और उनके पास जीवन जीने के सिर्फ 6 महीने ही थे। और उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो 6 महीने ना वो मेरे साथ बिताना चाहती है। ये भी कहा कि उन्होंने तभी कुछ नहीं बोला मुझे 6 महीने तक, ना मेरी मम्मी ने ना मेरे पापा ने। 6 महीने तक मुझे कुछ नहीं बोला।
पर कहा कि अब वो महीने खत्म हो चुके हैं, अब मुझे जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलना पड़ेगा। बहुत याद आती है दादी की, पर अब नहीं आएगी, अब नहीं आएगी दादी की याद, क्योंकि खैर उसके बाद मेरे 9th क्लास के रिजल्ट आए जिनमें मैं फेल हो गया था, क्योंकि दादी की डेथ के बाद किसी भी चीज में ध्यान नहीं लग पाता था। तो जैसे ही पापा को पता चला इस बारे में, उन्होंने वही किया जो वो हमेशा करते हैं, बहुत बुरी तरह से मारा मुझे, इतना कि सिर फट गया, क्योंकि मेरे सिर पे लोहे का डंडे से मारा था मेरे पापा ने, और वो निशान आज भी है, वो निशान आज भी मेरे सर पे है। और उस दौरान ना मैं वैसी दादी के जाने से परेशान था, उदास रहता था काफी। उस दिन मार खाने के बाद ना मुझे मेरे जीवन में तीसरी बार अकेलापन, वही लाचारी, वही कोई नहीं समझेगा मुझे, वही सेम फीलिंग वापस आई। उसके बाद पापा ने मुझे धमकी दी कि अगर कि मैं अगली बार फेल हुआ तो मुझे घर से निकाल देंगे। खैर बहुत होगी पुरानी बात, आज चौथी बार मुझे ये सेम फीलिंग आ रही है, क्योंकि आज अभी मेरा 12वीं का रिजल्ट आया और उसमें मैं फेल हो चुका हूं। आज पता मुझे कैसा फील हो रहा है कि जैसे मैं एक बड़े से पत्थर के ऊपर खड़ा हूं, मेरे एक तरफ खाई है और एक तरफ ज्वालामुखी, और कोई रास्ता नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। अगर खाई में गिरा तो पत्थरों में गिर के मर जाऊंगा, और अगर ज्वालामुखी में गिरा तो जल के मर जाऊंगा, और अगर कुछ ना करूं, सिर्फ वहीं पर ही खड़ा रहूं, तो या तो गर्मी या फिर भूखमरी या फिर अकेलेपन से मर जाऊंगा। ये अकेलापन ना बहुत मादरचोद चीज है। ये अकेलापन ना इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, इंसान को मजबूर कर देता है ऐसी चीजें करने के लिए जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। उसको रियलाइज होता है कि कोई नहीं है पूछने वाला, वो अब किसी से बात नहीं कर सकता, मेरे को अब किसी का इंतजार नहीं होता आजकल समय। मैं कोई राम शंकर निकुम, आनंद कुमार, मिस नैना माथुर, देविका मालवड़े, जीतू भैया आदि शंकराचार्य या फिर द्रोणाचार्य जैसे टीचरों का नहीं होता मुझे इंतजार। खैर अब तो मैं फेल हो ही चुका हूं, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? पंखे से लटक जाऊं, छत से कूद जाता हूं, किसी गाड़ी के आगे आ जाता हूं, नस काट लेता हूं, अपनी जहर खा लेता हूं, या फिर सबसे सही चीज, पापा पुलिसमैन है ना मेरे, उनकी गन लेता हूं और सिर पे शूट कर लेता हूं। यह अकेलापन ना बहुत मादरचोद चीज है। ये अकेलापन ना इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, इंसान को मजबूर कर देता है ऐसी चीजें करने के लिए जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। तो मुझे अब क्या करना चाहिए? नस काट लेता हूं, अपनी जहर खा लेता हूं, या फिर सबसे सही चीज, पापा पुलिसमैन है ना मेरे, उनकी गन लेता हूं और सिर पे शूट कर लेता हूं।
बहुत याद आती है दादी की, पर अब नहीं आएगी, अब नहीं आएगी दादी की याद, क्योंकि दादी के पास जाने का टाइम आ गया।